नमस्कार। जय मां शारदा। आज मैं फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि कल मैंने गुरु के राशि परिवर्तन पर जिन जिन राशियों को कुछ जो समस्याएं चल रही थी एक लंबे समय से, क्योंकि गुरु पिछले 13 महीने से मकर राशि में अपनी निम्नतम राशि में ट्रांजिट कर रहे थे, उसके बारे में जानकारी दी थी। अब आज बाकी की जो बची हुई राशियां हैं, कल मैंने मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु और कुंभ के बारे में बताया था। आज मैं बची हुई राशियां, उन पर इस ट्रांजिट का क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो जानकारी देने वाला हूं कि क्या प्रभाव होगा 6 अप्रैल के बाद में गुरु के राशि परिवर्तन के बाद। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले इस तरह की बातचीत हो रही थी ज्योतिष के विषय में हम लोगों के बीच में, तो एक बात निकल कर आई कि कभी किसी व्यक्ति के नाम से या सिर्फ उसकी राशि से, बाकी और कुछ उसके फ्यूचर का प्रेडिक्शन, ये सब चीज़ें ना भी होती हो, लेकिन उसके नेचर का पता कैसे चल जाता है। नेचर का पता ऐसे चल जाता है कि देखिए, राशियों को 3 वर्ग में विभाजित किया गया है: चर स्वभाव, स्थिर स्वभाव और द्विस्वभाव। राशियां इस क्रम में बटी हुई है। ये 3 स्थितियां बताई गई है: चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर मतलब चलायमान, जो कहीं भी ठहरना पसंद नहीं करते। इनको ऐसे ही काउंट किया जाता है जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। चर, स्थिर स्वभाव और द्विस्वभाव, 3 हिस्सों में इनको बांटा गया है। तो जिसकी जो राशि होती है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत उसके व्यक्तित्व का, उसके स्वभाव का अंदाजा लग जाता है कि किस तरह का होगा। जैसे चर स्वभाव वाला व्यक्ति सोचेगा कम, करेगा ज्यादा। लेकिन इन चीजों में कई बार कुछ चीजें पॉजिटिव होती है, कभी तो कुछ चीजें नेगेटिव हो जाती है सेम चीज। जैसे कि एक ये स्थिति रहती है कि व्यक्ति ज्यादा विचार नहीं करता और काम कर लेता है। कुछ स्थितियों में यह ठीक रहता है, लेकिन कुछ स्थितियों में यही चीज नेगेटिव हो जाती है। कैसे नेगेटिव हो जाती है कि जब हम कहते हैं ना कि बिना विचारे काम कर लिया और नुकसान कर लिया अपना। अब इसके ऊपर बाकी चीजें, बाकी कुंडली की ग्रह स्थिति पर निर्भर करती है, लेकिन चंद्र राशि जो जन्म राशि है उससे इतना तो समझ में आ सकता है, वो भी पूर्णता से नहीं। उसका रीजन यह है कि लग्न सबके अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व में अलग अलग मौके पर अलग अलग तरह का व्यवहार जो है वो सामने आता है। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो किसी काम में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, किसी काम में बहुत ज्यादा डल हैं। ये स्थितियां इसीलिए बनती हैं। इसको मैं थोड़ा सा और से गहराई से अगर बात करूं तो एक चीज समझने जैसी है कि हम बात करते हैं 3 तरह की राशियों की: चर, स्थिर और द्विस्वभाव। अगर आप किसी नाड़ी विशेषज्ञ से पूछेंगे तो वो बताएगा कि व्यक्ति में 3 तरह की नाड़ियां होती हैं: वात, पित्त और कफ। और आयुर्वेद में पूरा इसका एक चैप्टर है जिसमें यह बताया गया है कि वात वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है, पित्त वालों का कैसा होता है, कफ वालों का कैसा होता है। तो ये बिल्कुल उससे कनेक्टेड है। जैसे ये 3 स्वभाव की राशियां बताई गई है, वैसे ही आयुर्वेद में 3 तरह की नाड़ी बताई गई है। इसको और थोड़ा सा डीप में जाते हैं। साइंस क्या कहता है? 3 एलिमेंट्स: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इसको मैथोलॉजी के सबसे हाईएस्ट लेवल पे ले जाकर अगर हम देखें तो मैथोलॉजी में, स्पेशली हिंदू मैथोलॉजी में 3 सबसे बड़े देवता बताए गए हैं: ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बिल्कुल जैसे मैंने राशियों का कहा, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। अब चर किसको कहा गया? ब्रह्मा को। स्थिर विष्णु को। और महेश द्विस्वभाव। जैसे कि आपने देखा होगा महाशिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। और अगर आप किसी बड़े योगाचार्य से पूछें, योग के संबंध में पूछें, तो वो भी शरीर के 3 तल बताते हैं: शरीर, मन और आत्मा।
तो मैथोलॉजी और साइंस के ये लॉजिक आपस में बिल्कुल मिलते हैं। आप चाहें तो किसी आयुर्वेदाचार्य से बात करिए, अगर आपका अनुभव नहीं भी रहा हो तो। सारे रोग 3 नाड़ियों पर टिके हुए बताए हैं उन्होंने, वात पित्त और कफ। जिसकी जैसी प्रकृति वैसा रोग वैसी दिक्कत उसको आती है। आयुर्वेद का बेसिक ही है। तो ये था एक साइंस और एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन, या जिसको मैं ये कहूँ कि बहुत इंस्टेंटली जब हम किसी का नाम सुनते हैं या किसी की राशि सुनते हैं तो तत्काल जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन एक आयुर्वेदाचार्य भी दे सकता है। जब वो नाड़ी पकड़ता है वो देखता है वात है, पित्त है या कफ है, तो जो नाड़ी चल है व्यक्ति प्रधान है नाड़ी तीनों में से, उसके हिसाब से उसका व्यक्तित्व होगा। और इसका प्रैक्टिकल किया हुआ हम लोगों ने, ये बात सत्य है। खैर, अब बात करते हैं गुरु के राशि परिवर्तन की, जो बची हुई राशियां थी। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के दशम से एकादश भाव में गुरु प्रवेश करने जा रहे हैं। अब एकादश भाव जो है वो माना जाता है लाभ का भाव। कौन से लाभ का? जो व्यक्ति खुद अर्न करता है अपने जीवन काल में। गुरु की एक विशेषता होती है, गुरु ग्रह की एक विशेषता यह है कि वो जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की थोड़ी सी हानि कर देते हैं। जहां देखते हैं वहां अमृत कर देते हैं जहां दृष्टि पड़ती है, लेकिन जिस जगह बैठते हैं स्थान हानिकारक गुरु को माना जाता है। जिस स्थान पर बैठेंगे उसका नुकसान कर देंगे थोड़ा सा। तो मेष राशि वालों के लाभ में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन जो अच्छी चीजें होंगी वो ये, एक तो उनका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, संतान को कोई विशेष योग्यता विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है क्योंकि 7वीं दृष्टि संतान भाव पर रहेगी। 7वें भाव पर दृष्टि रहने से पत्नी के साथ जो अगर वैचारिक मतभेद चल रहे थे तो वो समाप्त हो जाएंगे। ये एक अच्छा योग बना हुआ है। लेकिन लाभ स्थान में गुरु बैठे हुए हैं तो जितना आप अंदाजा लगा रहे हैं किसी कार्य व्यापार से लाभ का, हो सकता है उसमें कुछ कमी रहे या उसमें कुछ देरी हो जाए। मेष राशि वालों के लिए आने वाले लगभग 7 से 8 महीने ये स्थिति बनी रहने वाली है। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं तो उसमें जरा सा सावधानी से काम करें। हाँ, एक बात जरूर है कि जो लोग सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए इतना नुकसान नहीं है, वो लाभ में रहेंगे। दूसरी बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के भाग्य भाव में गुरु का गोचर चल रहा था, अब वो भाग्य से कर्म में दशम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। दशम स्थान में गुरु के प्रवेश होने से, एक तो दशम स्थान के गुरु बहुत ज्यादा कारक नहीं है क्योंकि वो जो स्थान है वो शनि का है। काल चक्र की प्रथम कुंडली जो बनती है उसमें वो स्थान शनि को दिया हुआ है, तो शनि की राशि में ही है, शनि की मूल त्रिकोण राशि में ही दशम स्थान पर जाएंगे। कार्य करने की जगह पर षड्यंत्र हो सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी, नाम खराब करने की कोशिश, इमेज खराब करने की कोशिश, इस तरह की चीजें हो सकती है। हालांकि गुरु क्योंकि शुभ ग्रह माने जाते हैं इसलिए ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा कि कार्य व्यापार में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए या नौकरी पेशा में है तो नौकरी चली जाए, लेकिन फिर भी इमेज को डिस्टर्ब करने वाली चीजें हो सकती है। वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। अब यहां से अगर देखें तो गुरु की 5वीं दृष्टि जाएगी वाणी और धन भाव पर। वाणी अच्छी रहेगी, पुश्तैनी धन, जमीन जायदाद, अगर कुछ ऐसा है जो बहुत टाइम से पेंडिंग है या डिसीजन नहीं हो पा रहा उन चीजों का, तो उसमें डिसीजन होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए 60 to 70% के अच्छा है, लेकिन 30% वर्क प्लेस पर थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चतुर्थ भाव में गुरु की दृष्टि रहेगी तो माता के स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था तो उसमें सुधार होने की पूरी संभावना है। दूसरा, नया मकान वाहन कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफी अच्छे योग बने हुए हैं। अब गुरु की 9वीं दृष्टि जा रही है शत्रु भाव पर। भी एक चीज को समझिए थोड़ा सा कि गुरु जिस जगह को देखते हैं उस जगह को अमृतमय कर देते हैं, उस जगह को फिनिश कर देते हैं, शाइन कर देते हैं, चमका देते हैं। अब यहाँ पर एक अच्छी चीज नेगेटिव हो जाती है वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि शत्रु और रोग भाव पे जा रही है। तो एक बात तो तय है कि रोग तो नहीं होंगे, रोग तो समाप्त कर देंगे अगर चल भी रहे हैं तो, लेकिन अनचाहे शत्रु पैदा हो जाएंगे। और शत्रु भी कैसे? कमजोर शत्रु नहीं होंगे,
इंटेलेक्चुअल टाइप के शत्रु, जिनसे आप सीधे सीधे, ऐसा नहीं है कि आप लड़ लिए, झगड़ लिए और बात खत्म हो गई। तो शत्रुओं से सावधान रहना इस समय वृषभ राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है। मिथुन राशि के बारे में कल मैंने बता दिया था। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले विशेष रूप से सावधान हो जाएं, क्योंकि कर्क राशि के अष्टम भाव में गुरु का गोचर होने जा रहा है। अष्टम भाव है किसका? स्वास्थ्य का। बुद्धि भी वहां से इफेक्टेड होती है। अब अष्टमस्थ गुरु, सबसे पहले तो जो लोग कर्क राशि वाले ऐसे हैं जो शराब वगैरह का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो वो थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि उन्हें लीवर संबंधित बीमारी होने के बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं। बी केयरफुल। घोर आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता भी नहीं कहूँगा, कभी कभी ये अंधविश्वास की स्थिति भी पैदा कर देती है। ऐसी स्थितियाँ कर्क राशि वालों के साथ बन रही है। हेल्थ इशू को लेकर सबसे ज़्यादा उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ों में इतनी समस्या नहीं है। लाभ भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी तो कार्य व्यापार में समस्या नहीं है। वाणी धन स्थान पर भी दृष्टि रहेगी तो वहाँ भी समस्या नहीं है। घर परिवार में भी शांति रहेगी, लेकिन खुद का स्वास्थ्य, खुद के विचार ये परेशान कर सकते हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य की बात मैं कर रहा हूँ कि लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित बीमारियाँ हो सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। सिंह राशि के बारे में कल बता चुका हूँ। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के छठे भाव में गुरु। एक बात निश्चित है कि रोग संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं, लेकिन अब यहाँ पर गुरु जो है शत्रु भाव के अंदर शत्रुहंता योग बनाते हैं। शुभ ग्रह हैं, इतना मजबूत शत्रुहंता योग नहीं, लेकिन फिर भी बनाते हैं। अब शत्रुहंता योग तो यहाँ पे बन रहा है, लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे शुभ चिंतक हैं उनको हम शत्रु बना लेते हैं। जो हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं उनके साथ हमारा विवाद हो जाए। कन्या राशि वालों के लिए ये 50-50 वाला मामला है। पूरे तरीके से पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता। गुरु की 5वीं दृष्टि वर्क प्लेस पर रहेगी, बहुत अच्छी बात है, कामकाज में कोई समस्या नहीं। 12वें भाव में रहेगी, यात्राएं बहुत सारी होगी, लेकिन सारी यात्राएं यूजफुल, काम की यात्राएं साबित होगी। अगर आप यात्राएं करते हैं तो उसमें फ़ायदा ज़रूर होगा। जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से आप यात्रा करेंगे, उस उद्देश्य के पूरे होने के पूरे चांस बन रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। तुला के बारे में कल बता चुका हूँ, वृश्चिक के बारे में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के पराक्रम भाव में गुरु का गोचर। पराक्रम भाव में गुरु ठीक देते हैं, लेकिन गुरु की पराक्रम भाव में मौजूदगी व्यक्ति को थोड़ा सा आलस प्रदान कर देती है। वो थोड़ा सा भाग्यवादी ज़्यादा हो जाता है। काम करना चाहता है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि भाग्य से काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं एक बात निश्चित कहता हूँ, धनु राशि वाले अगर भाग्यवादी ना बने तो सबसे बेस्ट रहेगा, गुरु का ही गोचर लाभ देकर जाएगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के द्वितीय भाव में वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन कुटुंब में वैचारिक मतभेद पैदा हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा अत्यधिक मतभेद हो सकते हैं। हालांकि कुछ पुश्तैनी प्रॉपर्टी, जायदाद संबंधित कामकाज के निपटारे के योग जरूर बन रहे हैं। वाणी में उग्रता रहेगी, एक तेजी रहेगी वाणी में। मकर राशि वालों के लिए मिला जुला करके इतना खराब नहीं है, क्योंकि अभी जो चल रहा था वो तो ज़्यादा ही खराब था, लेकिन उससे बेहतर की तरफ स्थितियां जा रही हैं। कुंभ के बारे में कल बता चुका हूँ। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की, जिसको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है इस ट्रांजिट से, क्योंकि राशि स्वामी 12वें में गोचर कर रहे हैं। तो शरीर हानि, शारीरिक स्वास्थ्य में बड़ी समस्या। अगर कोई पुराना रोग है तो वो रोग गंभीर रूप ले सकता है, इस बात का ध्यान रखें। वाहन चलाने में सावधानी रखें। किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरीके से सोच लें, क्योंकि इस समय दिया गया पैसा बहुत ही मुश्किल से लौटेगा। बड़ा नुकसान हो सकता है मीन राशि वालों के साथ में। वो किसी ऐसी जगह पैसा फंसा दें या कोई ऐसा काम कर दें जिससे कि वो बहुत लंबे समय तक मुक्त ना हो पाए। इसलिए विशेष सावधानी की जरूरत है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वाले गुरु की पूजा करें, जैसा कि मैंने कल बताया था कि भगवान विष्णु की आराधना से भी गुरु के बुरे प्रभाव में कमी आती है। तो ये था बची हुई जो राशियां जिनके बारे में मैंने कल नहीं बताया था, उनके बारे में
ये पूरी जानकारी है। कालसर्प दोष की एक सीरीज मैंने शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन वो शुरुआती एक वीडियो बनने के बाद में मुझे समय नहीं मिल पाया उसके लिए। तो अब जैसा भी समय अनुसार उचित होगा मैं बाकी के 3 दोष जो हैं उनका एक वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शाह।